हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ वेलकम बैक टू PSIR फ्री लेक्चर सीरीज विच प्रोवाइड्स यू बेसिक फाउंडेशनल फ्री लेक्चर्स। अगर आप PSIR की फ्री तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस एंड मेंटरशिप देने के लिए, राइट। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स जो हैं पुराने हैं, हमारे पुराने बैचेस के हैं, तो थोड़ी डेटेड है, but जो static information है is still very relevant. Now before moving on to today's very important lecture, just to let you know कि अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है या अगर आपको ऐसा लग रहा है that self preparation is not the route for you and you're looking for something which is more holistic, more comprehensive, one stop solution for PSIR, तो मैं PSIR for 2026 का बैच 2 जो है ये लॉन्च हो चुका है और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली क्लासेस 21 अप्रैल से शुरू होंगी और ये ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे जहाँ पे एक सेटिंग स्टोन जो है रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ PSIR एंड नॉर्मल क्लासेस जो है 28 ऑनवर्ड शुरू होंगे। नाउ हमने ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि PSIR की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एनकाउंटर एट मल्टीपल कोचिंग्स इज दैट कि सिलेबस पूरा नहीं किया जाता या फिर एक पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है विदाउट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू द अदर पेपर। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली जो डायनामिक एलिमेंट्स है PSIR के वो सफिशिएंटली पूरे नहीं किए जाते, स्पेशली मेंस के आसपास। तो ये प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किए और इसके 3 वेरिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है ताकि हम टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर सके विदाउट एनी इंटरप्शंस। इसी के साथ साथ जो डायनामिक पार्ट्स हैं उसको कवर कराने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो सिलेबस स्टैटिक सिलेबस के साथ डील करते हुए लेक्चर्स हैं, उसके अलावा हम आपको मंथली करंट अफेयर्स फॉर PSIR लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अराउंड 10 जो है ये लेक्चर्स हर महीने आते हैं आपके लिए, जो कि डील करते हैं उस महीने के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, राइट। तो हम यहाँ पे ना ही उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट एक स्कॉलरली एनालिसिस, उसका जो है एक स्वॉट एनालिसिस, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, हर चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसका डेमो भी चाहिए, वी पुट अ नंबर ऑफ आवर करंट अफेयर्स कोर्स के ये जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे मंथली लेक्चर्स हैं, उनके डेमोज भी जो है हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा वी ऑल्सो फोकस ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम द गेट गो बाय हैविंग वीकली मिनी टेस्ट, हर पेपर के बाद हाफ लेंथ टेस्ट एंड पूरे सिलेबस कंप्लीशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है तो इंटरैक्शन कैसे हो। रेगुलर इंटरैक्शन के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके एकेडमिक मेंटर एज वेल एज आई एम अवेलेबल टू रिजॉल्व एनी एकेडमिक स्ट्रेटेजिक डाउट्स दैट माइट अराइज। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रेगुलर लाइव जूम सेशंस जहां पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहे हैं वहां पे हम इन्हें लाइव जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मेरे अलावा किसी सिलेक्टेड UPSC ऑफिसर से भी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप चाहते हैं एंड इफ यू रीच विच वी होप द इंटरव्यू राउंड, तो यहाँ पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक सेशंस भी अवेलेबल हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 3 तरह के वेरिएंट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है बट उसके ऊपर भी इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं PSIR 26 का कूपन कोड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर बैच 2, राइट। साथ ही में जैसे कि मैंने बोला था हमारी कंप्लीशन पे फोकस रहती है, इंश्योर करना चाहते हैं दैट एंड टू एंड PSIR का सिलेबस जो है कंप्लीट हो एंड इसी के अंदर आपको भी एक पाथ पे लगने के लिए हम एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर बैच 2, जहां पे डे वाइज एंड लेक्चर वाइज आपको पता होगा कि कौन से दिन हम कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं, so that you aren't lagging behind in any way possible, ठीक है। तो पूरा डिटेल शेड्यूल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टेस्ट भी हैं एंड साथ ही साथ में हर महीने आपको वो करंट अफेयर्स के इसके अलावा
ओवर एंड अबव दिस आपको वो मंथली लेक्चर्स भी मिलेंगे सारी अपडेट्स को कवर करते हुए, जो कि जब तक आप मेंस लिखते हैं, मेंस 2026 तक के आपको जो है ये पूरे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इवन इफ से आपका बैच अभी शुरू हो रहा है तो 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस रैप अप हो जाएगा, बट आपने मेंस तो अगले साल लिखने हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द डायनामिक करंट अफेयर्स विच हैपन देन, तो ताकि आप वहां पे भी बिल्कुल लैग बिहाइंड ना करें, आपका कोर्स जब मर्जी खत्म हो, आपको जो ये डायनामिक लेक्चर्स हैं वो मेंस 2026 तक जो है ये मिलेंगे। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि स्टैटिक फाउंडेशनल पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आप एक रिपीट अटेम्प्टर हैं या फिर पहले ही अपना PSI कवर कर चुके हैं, बट डायनामिक एलिमेंट्स के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे मंथली करंट अफेयर्स के जो डायनामिक लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स कोर्स फॉर ओनली ₹6,000। अगेन इसके ऊपर भी PSIR 26 का आप कूपन लगा सकते हैं 15% ऑफ लेने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको जो मंथली लेक्चर सीरीज है वो मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैन 2025 से नहीं बल्कि हम जैन 2024 से भी आपको लेक्चर्स दे देंगे, ताकि अगर आप एक बिगिनर है जो कि कंप्लीटली अनफेमिलियर है विद करंट अफेयर्स, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, एंड कई बार आपको पुराने एग्जाम्पल्स या कुछ जो है पिछले साल की चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए आपका एक ग्राउंड वर्क ले करने के लिए हम 2024 ऑनवर्ड्स की जो लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आपको ये 2026 के मेंस तक जो है दिए जाएंगे, राइट। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू अप्रोच दीज करंट अफेयर्स, राइट। कौन कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट्स आप ला सकते हैं, नए नए टर्म्स जो PSIR के होते हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपकी प्रेप को और ज्यादा होलिस्टिक बना देगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now next, a very important another idea which comes into play is liberty and values. ठीक है, अब हमने बात कर ली that liberty की एक essential idea जो है जो कि associated with liberty था वो choice था, right? Choice between able to choose from competing values, competing opinions, competing ideas, ठीक है, कि बहुत सारी हम बोलते हैं values and opinions exist करते हैं in the world, right? So whether I believe in say freedom of speech and expression, उसके तहत भी, right? So for example, what kind of ideology I believe in, right? Do I believe in capitalism? Do I believe in socialism? Right? Again similarly हम बात करते हैं जैसे पार्लियामेंट में भी कोई भी लॉ पास होने के लिए न्यूमरस डिबेट्स चल रही होती हैं, ठीक है। वो डिबेट्स का भी क्या है कि लॉ एक ही है, बट उस लॉ के वेरियस प्रोविजंस के ऊपर जो है लोगों के पास मल्टीपल ओपिनियंस हो सकती हैं ऑन इट, ठीक है। तो क्या मैं एक ओपिनियन के साथ अग्री करती हूँ या किसी और ओपिनियन के साथ अग्री करती हूँ, राइट, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, राइट। तो ये क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैल्यूज, कंपीटिंग वैल्यूज, एंड उनमें से बीइंग एबल टू चूज, राइट, वन ऑफ दोज कंपीटिंग वैल्यूज एज पर माई लाइफ, एज पर माई डिसीजन इज समथिंग जो कि लिबर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फॉर एग्जांपल यही हम बात करते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज में भी जाएं, राइट, तो क्या होता है दैट यू आर सराउंडेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़, राइट। हम बोलते हैं ना कॉलेज में पॉलिटिक्स जो है बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तो आप देखते हैं कि कई लोग आ रहे हैं, वो अपनी जो है एक तरह से एक दूसरी बात आगे रखते हैं, राइट, कि about privatization of education, about colleges having autonomy and so on so forth. वहीं पे there might be a competing value जहाँ पे बात हो रही है कि नहीं, गवर्नमेंट लेड एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, आप इस डिबेट में से है जो है आप डिसाइड कर सकते हैं विच इज़ वेयर दैट यू लाइक, और in fact you can also choose that I don't agree with either of these opinions, ठीक है, I have a separate opinion, I have a completely different opinion, I have a completely different say on this matter, ठीक है। तो ये लिबर्टी और वैल्यूज का आइडिया जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब बर्लिन की हमने बात कर ली है अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब हमने एक बात की कि बर्लिन को पॉजिटिव लिबर्टी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, द फैक्ट दैट इट कैन फोर्स पीपल टू बी फ्री। तो एक तरह से लोगों को बता रहा है कि सही चीज है क्या। सो व्हाट हैपेंस इज दैट द पॉजिटिव लिबर्टी देन बिकम्स अ वैल्यू लेडन थ्योरी, मतलब वो किसी एक वैल्यू को
चूज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमने इस चीज को परस्यू करना है, ठीक है। नाउ एज अगेंस्ट दिस, ठीक है, इसी के अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने शुरुआत में ही पहला थिंकर कौन किया था, प्लेटो, ठीक है। अब प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने बोला कि देखिए हमने क्या करना होता है, वी हैव टू परस्यू ट्रूथ या नॉलेज, राइट। एंड ओवरआर्चिंग वर्चू, जो ओवरआर्चिंग वर्चू था वाज अ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, जो कि प्लेटो को सही रखता था। और प्लेटो का वर्चू ऑफ जस्टिस क्या था, प्लेटो का अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस क्या था, बेस्ड ऑन हिज एलिमेंट्स ऑफ सोल, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लेटो ने क्या बोल दिया कि आइडियल सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए, परस्यूट ऑफ ट्रूथ, राइट। एंड ये परस्यूट ऑफ ट्रूथ कौन एनेबल करेगा, फिलोसोफर किंग एनेबल करेगा, बिकॉज वो रैशनल है, उसके पास ही इज प्रिवी टू ट्रूथ, ही इज प्रिवी टू नॉलेज, तो वो ही जो है सोसाइटी को बता सकता है कि सही बात क्या है। तो मतलब क्या, ये टीलियोलॉजिकल है कि फिलोसोफर किंग ने ऑलरेडी बता दिया है क्या सही है, क्या नॉलेजेबल है, क्या ट्रूथ का पाथ है, और बाकी सब लोगों ने उसी पाथ पे जो है आगे चलना है, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं इसी तरह से मार्क्सिज्म भी क्या है, टीलियोलॉजिकल है। उन्होंने एक एंड गोल ऑलरेडी सेट कर लिया है कि सबसे अच्छी सबसे बेहतर स्टेट क्या है, इट इज़ अ स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी विच इज़ ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि उनका पूरा हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या है, इट इज़ अ लीनियर पाथ ऑफ हिस्ट्री जो कि बढ़ रही है टूवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर एंड विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बर्लिन बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू चूज योर ओन कंसेप्शन ऑफ गुड, योर ओन कंसेप्शन व्हाट यू वांट टू परस्यू, क्या हो रहा है, पहले ही कोई आपके लिए सेट कर रहा है आइडिया कि हाँ जी दिस इज समथिंग वर्थ परस्यूइंग। तो बोलते हैं ये जो है प्रॉब्लमैटिक है, ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो है इसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है। सो एज अगेंस्ट दिस आइडिया दैट देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू और वन पर्टिकुलर एंड विच इज टू बी परस्यूड, जिसको वैल्यू मोनिज्म बोलते हैं। वैल्यू मोनिज्म मतलब कि एक वैल्यू, एक चीज उन्होंने बोल दी ये सही है और इसी को आपने परस्यू करना है और इसी के पीछे जो है आपने आना है। इंस्टेड ऑफ वैल्यू मोनिज्म बर्लिन क्या बोलते हैं, वैल्यू प्लूरलिज्म इज व्हाट लाइज एट द हार्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो अब हम अपने डे टू डे लाइफ में ही जो है हम मल्टीपल वैल्यूज़ की बात करते हैं, राइट। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि मैंने दे दिया, हैप्पीनेस है, लिबर्टी है, फ्रेंडशिप है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये क्या है, रिस्पेक्ट है, ये मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। एंड वैल्यू प्लूरलिज्म का एक मेन स्टे क्या है, वो बोलते हैं, तो ये पहला क्या आ गया फीचर, pluralism, as the name itself suggests that there are plural values which exist, ठीक है। एंड इन प्लूरल वैल्यूज में से हम कोई ये चीज नहीं बोल सकते कि कोई एक सिंगल सुपर वैल्यू है जो कि इन सब को ट्रम्प कर देती है, राइट। तो जिस तरह से प्लेटो ने क्या बोल दिया, ट्रूथ या नॉलेज की परस्यूट जो है इज ओवर एंड अबव एवरीथिंग एल्स, तो भाई फिलोसोफर किंग के पीछे जो है चुपचाप तुम चलते रहो, ठीक है। एक ओवर आर्चिंग वैल्यू या एक ओवर आर्चिंग नॉर्म नहीं सेट कर देती कि आपने इसी चीज को जो है परस्यू करना है, नहीं। इंस्टेड बर्लिन एंड इज वैल्यू प्लूरलिज्म को हम बोलते हैं इट इज अ नॉर्मेटिव थ्योरी, राइट। इट इज कंसर्न्ड विद नॉर्म्स, it does fall in the idea of normative ethics in the sense that it is exploring कि value आखिरकार होती क्या है, what is it that a norm or a value is, but at the same time ये लोग बोलते कि मेटा एथिक्स से दूर है। मेटा एथिक्स का क्या मतलब है, मेटा एथिक्स बेसिकली लुक्स एट कि वैल्यूज को ओरिजिन कैसे होता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट दैट लीड्स यू टू फॉलो अ सर्टन आइडियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे बर्लिन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये नहीं बात हो रही कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, यहाँ पे बात हो रही है कि वैल्यू आखिरकार है क्या। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लूरल वैल्यूज एग्जिस्ट, मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट, एंड आप हर वैल्यू को जो है रिड्यूस नहीं कर सकते कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज वन सुपर वैल्यू विच विल ऑलवेज ट्रम्प ओवर एवरीथिंग एल्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने क्या बोल दिया कि भैया मैंने बोल दिया यू हैव टू परस्यू ट्रूथ, यू हैव टू परस्यू नॉलेज, राइट। एंड वो पॉसिबल कैसे है, थ्रू द फिलोसोफर किंग, राइट, बाय फॉलोइंग फिलोसोफर किंग। एंड फिलोसोफर किंग कैसे बनेंगे, बाय हिज मेथड के एलिमेंट्स ऑफ सोल जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे। तो अब बेचारा कोई प्रोड्यूसर क्लास में से अगर कोई रूल करना चाहे, अगर कोई गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहे, उसकी वो चॉइस डज नॉट मैटर, वाई, बिकॉज हिज लिबर्टी is sacrificed for the sake of
ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ ओवरआर्चिंग जस्टिस। कि जस्टिस क्या डिमांड करती है, दैट दोज हु आर रैशनल, those who can pursue truth, that is philosopher king, only he can rule। आप प्रोड्यूसिंग क्लास से हो तो आप रूल नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, लिबर्टी जो कि एक वैल्यू है वो सैक्रिफाइस हो गई फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ठीक है, तो ओवरआर्चिंग वैल्यू क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट सुपर वैल्यू क्या होगी, जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर प्लेटो। द रेस्ट एवरीथिंग कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ दैट। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो हमारे बर्लिन है कि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि आप जो है रिस्पेक्ट नहीं पे कर रहे टू ऑल दिस प्लूरलिस्टिक वैल्यूज विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहीं पे जो है वो बोलते हैं वैल्यू मोनिज्म में बहुत सारे लोग आ सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्कूल दैट दे बिलोंग टू। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल कांट है, ठीक है, इमैनुअल कांट है जिन्होंने बात की है ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। राइट, तो वो भी बोलते हैं, कांट भी कौन है, स्पेशली वो बोलते हैं सारे डिओंटोलॉजिकल थ्योरीज वाले ना वैल्यू मोनिस्ट ही होते हैं कि एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल वो बता देते हैं और सारे बाकी प्रिंसिपल्स जो है उससे डिराइव्ड है। राइट, सो द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, राइट, और यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी में भी क्या, ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो रादर देन आपकी लिबर्टी, परस्यूइंग योर पैशंस, इट इज ऑल ड्यूटी ओरिएंटेड। तो आपके पैशंस भी जो है आर रिस्ट्रेन्ड बाय योर आइडिया ऑफ रीजन। व्हाई, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। राइट, इसी इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी से जो है आपका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव भी आपको याद होना चाहिए, हमने रॉल्स के टाइम पे किया था, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव भी उसी से निकल के आया था। राइट, सिमिलरली यूटिलिटेरियंस, और यूटिलिटेरियंस ऑल्सो टेक्निकली फॉल विद इन द लिबरल स्कूल, बट बर्लिन बोलते हैं यूटिलिटेरियंस एंड मोनिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनका फिलोसफिक कैलकुलस से निकल के आया कि हमने क्या करनी है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर या हैप्पीनेस। अब वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए चाहे बेचारी लिबर्टी ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो सैक्रिफाइस हो जाए, दे डोंट केयर। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यू मोनिज्म जिससे बर्लिन को अब बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले हमने फीचर क्या पढ़ लिया, दैट देयर आर प्लूरल वैल्यूज, प्लूरलिस्ट जो है वैल्यूज हैं, देयर न्यूमरस वैल्यूज दैट एग्जिस्ट, एंड ये न्यूमरस वैल्यूज जो हैं दे कैन नॉट बी रिड्यूस टू वन सिंगल सुपर वैल्यू कि ये वैल्यू जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस होगी, ट्रूथ होगी, इक्वालिटी होगी, एंड बाकी सारी वैल्यूज को फॉर द सेक ऑफ दिस वन सुपर वैल्यू हम बाकी सारे वैल्यूज को जो है सैक्रिफाइस कर देंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं वैल्यू मोनिज्म आखिर होता क्या है। हमने बात की ना, प्लेटो का जो आइडिया है इज समथिंग विच इज वैल्यू मोनिस्ट। तो इनफैक्ट वैल्यू मोनिज्म का एक और नाम बर्लिन क्या दे देते हैं, ही कॉल्स द प्लेटोनिक आइडियल। व्हाई, बिकॉज प्लेटोनिक आइडियल आपको याद होगा हमने थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की थी प्लेटो में। वो थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या थी कि भैया ये जो आइडियाज है दे आर इन द रेल्म ऑफ ट्रूथ, और ये ट्रूथ को कौन पहुंच सकता है, सिर्फ फिलोसोफर किंग जो है पहुंच सकता है। एंड देयर इज वन एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ ट्रूथ जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, बस वही सही है, वही ट्रू है। राइट, तो बर्लिन बोलते हैं ये वैल्यू मोनिज्म का फीचर्स क्या होते हैं। पहली चीज, सारे जेन्युइन क्वेश्चन जो है इनका एक ट्रू आंसर है, और वो ट्रू आंसर आपके रियल वर्ल्ड में नहीं है, वो आइडियाज के रेल्म में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ये बोलते हैं कि वो आइडिया जो है जो फिलोसोफर किंग ने पॉइंट आउट करा दिया वो ट्रूथ है। वही ऑन दी अदर हैंड से मार्क्सिस्ट जो आइडियाज नहीं रियलिटी मैटर पे फोकस करते हैं, बट उनका भी कहना क्या है कि एक ही ट्रू आंसर है। वो क्या है ट्रू आंसर, भाई कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनाना। ठीक है, फिर वो कहते हैं देयर इज अ डिपेंडेबल पाथ टू डिस्कवरिंग द ट्रूथ। जैसे कि प्लेटो ने क्या बोल दिया, प्लेटो ने बोल दिया फिलोसोफर किंग है, वो आपको बताएगा ट्रूथ नॉलेज का रास्ता क्या है, बिकॉज ही इज द वन जिसने बेड़ियां तोड़ दी है ऑफ ऑल दीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो सेंसरी रियल थिंग्स है अराउंड मी, ये सब शैडो है। याद है हमने क्या एलिगरी की हुई थी ऑफ केव, एलिगरी ऑफ केव हमने की थी, जहाँ पे उसको बताया कि जैसे जो रियल वर्ल्ड है वो क्या है, वो सब शैडोज है, एंड ट्रूथ नॉलेज जो है वो बियॉन्ड द रियल सेंसरी वर्ल्ड है। वही ऑन दी अदर हैंड अगर आप मार्क्स की थ्योरी को देखोगे तो डिपेंडेबल पाथ क्या है, जो वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, कि धीरे धीरे फेजेस में चेंज आता जाएगा, जैसे जैसे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है चेंज होंगे ओवर टाइम, जो है आप डिफरेंट फेज में जो है एंटर करेंगे टिल द टाइम यू रीच द फाइनल फेज विच इज ऑफ कम्युनिज्म। देन दे से ट्रू आंसर्स आर ऑलवेज कंपैटिबल विद वन अनदर, मतलब यूनिवर्स में हमेशा हार्मनी है, हमेशा कंपैटिबिलिटी है, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कभी कभी कोई डिबेट नहीं है। सो वंस यू डिस्कवर ट्रूथ, वंस यू डिस्कवर नॉलेज, हर चीज फॉल्स इनटू प्लेस। ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ना कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी, हमने शुरुआत ही कैसे की थी कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच का रिलेशनशिप जो है कैसे एक्सप्लोर करना है, ठीक है, कि इनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू मोनिस्ट
कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगी. वाई? बिकॉज यू विल रियलाइज कि इवेंचुअली ट्रूथ क्या है, एंड वंस यू डिस्कवर दैट ट्रूथ तुमको समझ में आ जाएगा तुमने क्या क्या काम कैसे करना है. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोल दिया प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर जिस तरह की वो हायरार्कीज बनाता है दैट इज कंप्लीटली अनइक्वल. राइट. दैट इज नॉट करेक्ट. हाउएवर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दिस इज व्हाट विल लीड टू जस्टिस. तो इसीलिए ये हायरार्की या सीमिंगली जो तुमको इनइक्वालिटी लग रही है दिस इज ऑल्सो फाइन. ठीक है. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लिव विथ. राइट. तो ये चीजें जो हैं दिस इज व्हाट बर्लिन एंड्स अप क्वेश्चनिंग. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली बर्लिन बोलते हैं कि अब क्योंकि प्लूरलिस्टिक वैल्यूज हैं और ये बोल रहे हैं ये प्लूरल वैल्यूज सारी की सारी जेन्युइन है. ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम बोलते हैं लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स है. हम बोलते हैं हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स है. इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स है. राइट्स इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स है. रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ जी है. करेज इंपॉर्टेंट है, हाँ जी है. ठीक है. तो ये वैल्यूज क्या है, जेन्युइन वैल्यूज हैं. राइट. हर किसी के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आइडियल छुपा है. राइट. दे आर ऑल वर्थ परस्यूइंग and more often than not they will end up coming in conflict with one another. तो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं वन ऑफ द वैल्यूज जिस तरह से एशियन सोसाइटी में ही हम देखते हैं. ठीक है. कि एशियन सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही है एक वैल्यू जो कि हमको बचपन से सिखाई जाती है इज रिस्पेक्ट. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू हैव टू लुक अपॉन योर एल्डर्स एंड जो वो बोलते हैं उनकी एडवाइस को जो है आपने सुनना होता है. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो इन्जॉय लिबर्टी विच इज ऑल्सो अ वैल्यू. एंड जैसे जैसे हम और मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं लिबर्टी की वैल्यू हमारे लिए और बढ़ती जा रही है. ठीक है. एंड more often than not they will end up coming in conflict with one another. Right. तो for example कि हमारे पेरेंट्स जो हैं सपोज कोई पॉलिटिकल ओपिनियन जो है पास कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अच्छा हम तो इस गवर्नमेंट से बहुत अग्री करते हैं या हमें लगता है ये सही है. वहीं ऑन द अदर हैंड यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन विच इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे आर सेइंग. अब क्या हुआ, देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज टू कंपीटिंग वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स एंड देन लिबर्टी एंड वांटिंग टू एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन. ठीक है. तो बर्लिन बोलते हैं ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत कॉमन है बिकॉज ये वैल्यूज मल्टीपल हैं एंड कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है विच विल ट्रम्प दी अदर. तो हम ये नहीं बोल सकते रिस्पेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट तो इसलिए आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. राइट. तो ये क्या है, वो बोलते हैं कि इसलिए बिकॉज दे आर मल्टीपल वैल्यूज एंड वी हैव टू पे इक्वल रिस्पेक्ट, मतलब दे आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट एक तरह से. तो इसीलिए जो है they end up coming in conflict with each other. ठीक है. एंड जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज क्रैश करती हैं उसका रिजल्ट हमने ये नहीं निकालना कि भैया ये जो क्लैश है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए हुआ है बिकॉज वन हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड या फिर वन वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी अदर. राइट. तो सेम आइडिया, हमने ये नहीं बोलना कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन liberty and having the freedom to express your own opinion, or the fact that freedom to express your own opinion is more important than respecting your adults. ठीक है. बर्लिन की एडवाइस क्या होती है, किसी भी एक्सट्रीमिटी पे मत जाओ. ठीक है. ये भी मत करो दैट यू आर एक्सट्रीमली रूड टू योर एल्डर्स व्हेन यू पुट अक्रॉस योर पॉइंट एंड से कि नहीं जो आप बोल रहे हो एब्सोल्युटली गलत है, रबिश है, पता नहीं कौन से वैल्यू सिस्टम से आप वो कराए. राइट. सो ऑल ऑफ दैट बीइंग एक्सट्रीमली रूड टू देम एंड पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस. ठीक है. वो बोलते हैं ना ही ये सही है दैट यू लेट अदर एल्डर पीपल राइड रफ शॉट ओवर योर व्यूज एंड कंप्लीटली सप्रेस योर ओपिनियन. वो भी सही नहीं है. तो बर्लिन बोलते हैं कि एक्सट्रीमिटीज पे जाने से अच्छा एक मिडिल पार्ट टाइप अपनाओ. ठीक है. वेर इन यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स also you're very polite to them, you tell them absolutely I take into consideration what you're saying and I understand where you're coming from, but I believe that this is also true. ठीक है. तो ये क्या हुआ, आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो अपने एल्डर्स की बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट फॉरवर्ड. तो दो बहुत एक्सट्रीम ओपिनियंस, दो बहुत एक्सट्रीमिटीज पे जाना विद रिगार्ड टू वैल्यू से अच्छा है एक मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश करो. साथ में बर्लिन जो है वो बोलते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जैसे हम बोलते हैं ना बॉक्सिंग के अंदर तो हमें पता लग जाता है कौन सी एक टीम जीती, किसी भी स्पोर्ट्स में हमें पता लग जाता है क्रिकेट एक्सेट्रा में कि कौन सी टीम जीती बेस्ड ऑन वेरियस रूल्स. ये जब टाई भी होता है तब भी वो बता देते हैं कि किस बेसिस पे जो है एक मेजर निकाल देते हैं वो कि फॉर एग्जाम्पल किसी के कैचेस ज़्यादा हुए या किसी की विकेट ज़्यादा हुई या किसी के होम रन ज़्यादा हुए, जो भी एक वो टाई ब्रेकर निकाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल गेट टू नो दैट हुज वन. बर्लिन बोलता है ना सच अ विनिंग इन वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यूज आर इनकमेंजरेबल. इसका मतलब क्या है कि ये मेजर नहीं किए जा सकते. देयर इज नो कॉमन मेजर जिसके बेसिस पे एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है बिटवीन एनी टू वैल्यूज उनमें से एक वैल्यू की इस्टेब्लिश की जाए.
तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते ना कि जैसे कि अगर एक बच्चों में हमने कंपटीशन कराना है विद रिगार्ड टू कि क्लास में फर्स्ट कौन आएगा, तो हम क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्डाइज कॉमन मेजर रख देते हैं कि सारे बच्चे जो हैं सेम पेपर देते हैं एंड देन दे आर ग्रेडेड बाय द सेम टीचर ऑन सिमिलर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि आंसर कितने करेक्ट थे, मेथड किस तरह से फॉलो किया, नीटनेस कितनी थी, एंड उनको मार्क्स मिल गए। तो अब ये क्या है, ये कॉमन मेजर था एक, उस कॉमन मेजर पे जो है अब आप बच्चों को रैंक कर सकते हो एज पर देयर मार्क्स। वाई? बिकॉज देर इज अ सर्टन मेजर विच वॉज डिसाइडेड कि इस पेपर के बेसिस पे मार्क्स जो है ये मिलेंगे। सिमिलरली हम बोल देते हैं, हम बात करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए डायमंड्स। ठीक है, कि किसी डायमंड की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, किसी डायमंड की वैल्यू कम क्यों है। अगेन देर इज़ अ कॉमन मेजर जो कि उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस या उनकी रिलेटिव वैल्यू या उनकी रिलेटिव वर्थ जो है उसको वो डिसाइड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अ डायमंड, राइट, जो कि बेसिकली जिसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत क्लियर है कि भैया जब आप उसके अंदर देखते हैं एक एक चीज़ निकल के आती है, इट्स शाइनिंग लाइक क्रेजी। ठीक है, साथ ही में जो जो उसका कलर भी है वो एकदम क्लियर है, राइट, एकदम ही क्लियर, नो क्लाउडी, कोई अंदर गंदा नहीं है, एकदम ही साफ सुथरा है। वही ऑन दी अदर हैंड सेम ही सपोज कीजिए एक ही कैरेट का डायमंड जो है उसकी क्लैरिटी भी अच्छी नहीं है और उसका कलर भी जो है ना थोड़ा क्लाउडी सा, मटमैला सा है। तो अब क्या है, हमें पता है दैट देयर इज अ कॉमन मेजर ऑन द बेसिस ऑफ विच डायमंड्स आर टू बी वैल्यूड। सो 1 carat of some very clear colorless diamond will be much more expensive than 1 carat of maybe a very cloudy and a very not clear diamond। ठीक है, तो ये क्यों पॉसिबल था? बिकॉज देर इज अ कॉमन मेजर अवेलेबल। अब वैल्यूज का कोई मेजर है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, यही एक मिस्टेक जो हम बोलते हैं कि आपकी जो यूटिलिटेरियंस है वो भी करने की कोशिश करते हैं जब क्वांटिटी की वो बात कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है जेएसएमएल क्वालिटी की बात ले आते हैं उनको ओवर एंड अबव उनको इम्प्रूव करने के लिए, बट वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ गई थी कि आप मेजर कैसे करोगे किसी की इंपॉर्टेंस, एंड जब तक आप मेजर एक कॉमन मेजर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप कैसे बोल सकते हो एक जीत गया एक दूसरा हार गया। ठीक है, अगर रेस के अंदर कोई सेट पाथ ही डिवाइडेड नहीं था तो आप कैसे बोल सकते हो 1 child completed the race before the other one? You need to have that set common path, both of them starting at the same point, right, both of them then running on the same track to decide कि एक बच्चा जीता है दूसरा बच्चा हारा। उसी तरह से आप किस तरह से बोल सकते हो that this much liberty is equal to, like 2 values of liberty is equal to 1 value of equality? ऐसा कोई है फॉर्मूला? नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला। तो जब कोई कॉमन मेजर ही नहीं है तो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी कॉम्पिटिशन को अगर कोई होता है बिटवीन 2 वैल्यूज, उसको डिसाइड कैसे करोगे? आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो बिकॉज वैल्यूज आर इनकमेंसरेबल, दे कैन नॉट बी मेजर्ड, दे कैन नॉट बी वेड, दे कैन नॉट बी रैंक्ड। ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बर्लिन। ठीक है, सो गिवन द फैक्ट के वैल्यूज के अंदर होगी ऐसी एक पॉसिबिलिटी दैट दे विल एंड अप क्लैशिंग विद अनदर, एंड सेकेंडली ये क्लैश रिजॉल्व इजिली नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे आर इनकमेंसरेबल, दे ऑल्सो कैन नॉट बी अ जनरल प्रोसीजर। इसी से करोलरी क्या निकली कि कोई एक फिक्स्ड जनरल प्रोसीजर नहीं हो सकता इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने को। कि फॉर एग्जाम्पल रॉल्स ने जो है अपने जो 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस थे उनके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आती उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या दिया था? लेक्सिकल प्रायोरिटी रूल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके बाद जो है आपका डिफरेंस प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो बेसिकली बर्लिन कहते हैं कि आपने किस तरह से डिसाइड कर लिया। लिबर्टी फॉर बर्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ही सेज बट ये लेक्सिकल प्रायोरिटी रूल के बेसिस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि लिबर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इक्वालिटी या दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सम अदर वैल्यू, राइट। वाई? बिकॉज ही सेज देयर इज नो वे ऑफ डिटर्मिनिंग दैट. There is no way that you can determine it because there is no value that you can accord to a one particular value, right? There is no measure that you can accord to a particular value. ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के जनरल प्रोसीजर्स जो हैं वो उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं, इस तरह के जनरल रूल्स जो हैं वो उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं. हाउएवर एट द सेम टाइम अब अगर हमने बोल दिया प्लूरलिज्म जो है ये रैंकिंग जो है उसके साथ डिसएग्री कर रहा है, राइट, किसी तरह से किसी एक वैल्यू को ओवर एंड अबव सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू मानना उससे डिसएग्री कर रहा है, तो फिर वैल्यू प्लूरलिज्म वैल्यू रिलेटिविज्म से किस तरह से डिफरेंट हुआ. वैल्यू रिलेटिविज्म क्या होता है? वैल्यू रिलेटिविज्म होता है कि हाँ जी
वो भी यही बोलते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज जो है सारी इक्वली वैलिड है, राइट, एंड इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव कि कोई कौन सी वैल्यू जो है अपनाए, राइट। अब वैल्यू रिलेटिविज्म में क्या होता है, हर चीज को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी है, एकदम ही आउटराइट इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई माइट एंड अप सेइंग, जैसे कि हमने यूटिलिटेरियनिज्म के पे एक टाइम पे डिबेट जो है ये की थी कि किसी इंसान को गरीब बच्चों को जाके पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन लाइक्स टू डू ड्रग्स. Now, according to value relativism, it is completely dependent on the nature of those two people and the kind of values that they have, right? So, value relativism क्या बोलेगा? It will have no problem even with consuming drugs. Why? Because it is, it depends on the person. उसको पसंद है drugs लेना तो वो करेगा, ठीक है? कि मेरी कोई से नहीं है, मैं नहीं उसको बोल सकता कि भैया ये चीज़ गलत है. तो वैल्यू रिलेटिविज्म एक तरह से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है. एक तो फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे हम जैसे कि लिबरल सोसाइटीज में या सिविलाइज सोसाइटीज में, फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल हु एंड अप सेइंग दैट कैनिबलिज्म इज समथिंग विच इज रॉन्ग, राइट. वैल्यू रिलेटिविस्ट क्या बोलेंगे कि इट्स अप टू देम, राइट. इफ दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आप क्यों कुछ बीच में बोल रहे हो, राइट. सिमिलरली एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि ठीक है हर चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली, बट वी बिलीव दैट हार्मिंग विमेन, right, harming women or beating women is something which is absolutely wrong, right. वहीं से for example maybe in West Asia or in some Asian societies people end up saying नहीं भाई हमारे सोसाइटी में तो a man is allowed to beat up his wife, तो हमें तो लगता है that this is completely subjective and this should be allowed. वैल्यू रिलेटिविज्म एक तरह से एक और एक्सट्रीम है जहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्टिविटी जो है अलाउड है. प्लूरलिज्म जो है इतनी सब्जेक्टिविटी अलाउ नहीं करता, वाइल एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ जी प्लूरल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, दे आर्ट मेजरेबल एंड देयरफॉर आप कोई रैंकिंग नहीं कर सकते हैं. इसके बाद भी प्लूरलिज्म बोलता है कि देखिए कुछ कोर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज होती हैं जो कि यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल regardless of which society you belong to, people will respect honesty, people will respect courage, people will say murdering or robbing someone is not correct, ठीक है. ये कुछ कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं जो कि हर जगह रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस ऑफ वैल्यू सिस्टम्स, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इनको सही माना जाता है, ठीक है. वहीं ऑन दी अदर हैंड इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ जो कि बर्लिन और उनके प्लूरलिज्म की जो थ्योरी है वो आगे रखती है इज द फैक्ट कि कुछ वैल्यूज जो है इनको इंट्रिंसिकली गुड माना जाता है, ठीक है. नॉट बिकॉज यू डिराइव अ गुड आउट ऑफ इट, बट बिकॉज दीज आर गुड थिंग्स टू डू एंड दैट इज वाई दे आर यूनिवर्सली वैलिड. सो फॉर एग्जाम्पल taking care or not having fellow living beings is something which is intrinsically good, right. We don't see the fact कि अच्छा मैं तो इसलिए नहीं इस दूसरे इंसान को हार्म कर रहा बिकॉज क्या पता फ्यूचर में मेरे किसी काम ही आ जाए, राइट. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव एन इनहेरेंट बिलीव दैट इट इज रॉन्ग टू हार्म समवन एल्स, राइट. इट इज रॉन्ग टू बीट समवन एल्स अप, इट इज रॉन्ग टू फिजिकली हार्म देम, राइट. तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक गुड है और ये यूनिवर्सली वैलिड है. Everyone accepts this as being correct, everyone accepts it as being valid, ठीक है. तो जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट करेंगे तो हम देखेंगे a lot of things that western political thinkers had also talked of, a lot of those things are also incorporated in Indian political thought. Why? Because there are certain things which we consider to be good, which we consider to be worth pursuing. तो बर्लिन जो है यही आइडिया आगे रखते हैं दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड ऑलवेज परस्यू ट्रूथ. अब चाहे आप एक क्रिश्चियन हो इन अ वेस्टर्न सोसाइटी, एक एथियस्ट हो इन अ लिबरल सोसाइटी, एक रिलीजियस फॉलोअर हो इन अ एशियन सोसाइटी, या फिर कोई भी हो, आप उसको इस चीज़ को इंट्रिंसिकली गुड मानोगे ही मानोगे एंड आप यही बोलोगे कि ये सही चीज़ है जो कि करनी चाहिए, ठीक है. तो एक तरह से इस बेसिस पे वैल्यू प्लूरलिज्म एंड वैल्यू रिलेटिविज्म के बीच में जो है डिफरेंस स्टेट कर दिया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंटली स्टीवन लुक्स जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन वैल्यू रिलेटिविज्म एंड वैल्यू प्लूरलिज्म उसको एक तरह से पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं. वो बोलते हैं रिलेटिविज्म ऐसी चीज़ है विच विल want to avoid or dismiss moral conflict, right. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि कई सोसाइटीज़ में they are justifying that a woman can be beaten up by the man.
व्हाट विल दे से, भाई हमारा तो यही मानना है, यही सही है, वी डोंट वांट टू डिबेट रिगार्डिंग दिस, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन इट. व्हाई? बिकॉज दे फील कि हमारी वैल्यू, हमारी जो वो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है. तुम जो बोल रहे हो तुम अपने पे अप्लाई करो, हम जो बोल रहे हैं हम अपने पे अप्लाई करेंगे, एंड हमारे बीच में डिस्कशन होने की कोई स्पेस नहीं है, कोई इंटरेक्शन के लिए जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. प्लूरलिज्म ऑन द अदर हैंड सीज एन एडवांटेज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, वो बोलते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्लैश होती है, उसके कारण क्या होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होती है. एंड वो बोलते हैं ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ कल्चर्स के बीच में नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर और एशियन कल्चर के बीच में हो रही है, बट विद इन कल्चर्स भी होती है. ठीक है, तो हम खुद ही देखते हैं ना कि हमारे ही जैसे इंडियन सोसाइटी है, इसी में हम बोलते हैं जनरेशनल गैप आ गया है, राइट. सो मे बी द थिंग्स और द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर पेरेंट्स, हमारे अंदर कुछ वैल्यूज तो वो आई है, बट बहुत सारी ऐसी और चीजें ऑन विच वी डू नॉट अग्री, राइट. तो इस तरह से जो है बर्लिन बोलते हैं कि प्लूरलिज्म क्या, प्लूरलिज्म डज नॉट डिसमिस कॉन्फ्लिक्ट, प्लूरलिज्म इनकरेजेस कॉन्फ्लिक्ट. वाई? एंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मैं वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोल रही, कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस ऑफ डिबेट इन केस ऑफ डिस्कशन. वाई? बिकॉज जब आप डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूसली इंगेज करेंगे, तभी आपको पता लगेगा अच्छा दूसरा इंसान जो बोल रहा है उसकी डिस्कशन में, उसकी आर्ग्यूमेंट में क्या मेरिट है, मेरी आर्ग्यूमेंट में क्या मेरिट है, राइट. सिमिलरली बिकॉज वेन एवर यू डिबेटिंग, डिस्कसिंग, इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो है कभी भी एक तरह से प्रॉब्लम्स नहीं उठ के आती, या फिर एक्सट्रीम जो है एक्सट्रीमिटीज ऑफ वैल्यू नहीं उठ के आती. जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हम सोशल कैपिटल की बात कर रहे थे कि आशुतोष वार्षी ने एथनिक वायलेंस के रिगार्डिंग बोला था कि दो कम्युनिटीज़ ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ बातचीत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे सोशल कैपिटल ज़्यादा है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वहाँ पे एथनिक वायलेंस हमेशा कम होगा. क्यों? बिकॉज पीपल विल नेवर टेक अप अ फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीम वैल्यूज़, राइट. कोई भी रूमर मॉन्गरिंग नहीं होगी, कोई भी मिस गिविंग जो है नहीं होगी, कोई भी जो है किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. वाई? बिकॉज पीपल आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू ईच अदर एंड ट्राइंग टू क्लैरिफाई थिंग्स. तो यही चीज़ जो है प्लूरलिज्म पे भी अप्लाई कीजिए. ठीक है, कि जब भी दो वैल्यूज भिड़ेंगे तो ये जो एक तरह से मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होगा, इट विल enable us to also understand the other viewpoint. So pluralism, unlike relativism, is not dismissive of conflict, but instead it sees a value in conflict. Why? Because उससे ही उनको पता लगता है कि सोसाइटी में प्रोग्रेस आएगा, लोग एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लोग एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये प्लूरलिज्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. बर्लिन इंपॉर्टेंटली बोलते हैं कि मोस्ट इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी ही लाइफ टाइम में हमको मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं उनके बीच में चूज़ करना पड़ जाता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप जो हैं यू आर द ओनली सन और डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, राइट. आपने ब्यूरोक्रेसी जो है कर ली, आपके पेरेंट्स आर वेरी अटैच टू देयर शहर, वेरी अटैच टू जहाँ पे वो बड़े हुए, ठीक है, या फिर ब्यूरोक्रेसी भी नहीं, यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब. तो आपकी जो है अब प्रमोशन हुई, ठीक है, प्रमोशन हुई और उस प्रमोशन के तहत जो है अब वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं. नाउ यू नो योर पेरेंट्स डोंट कीप वेल, ठीक है, दे आर वेरी ओल्ड, राइट. नाउ अब आपके पास जो है ये डिबेट शुरू हो गई, शुड आई फर्दर माई करियर एंड टेक अप दिस ट्रांसफर एंड गो टू अनदर सिटी एंड लीव माई पेरेंट्स अलोन, और शुड आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स कंसिडरिंग कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है अड़चनों के बाद गिविंग सो मच हार्ड वर्क, दे ऑलवेज ट्राई टू पे अटेंशन टू मी, ट्राई टू गिव मी द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल, ट्राई टू गिव मी ऑल द बेस्ट फैसिलिटीज़ पॉसिबल. सो अब जब वो जो है इतनी एक वीक नाजुक स्टेट में, आई कांट लीव देम अलोन. ठीक है, तो इस तरह के डिसीजन जो है हर इंडिविजुअल को, अब ये क्या है, ये कंपीटिंग वैल्यूज हैं. एक तरफ पे आ गया आपका फ्रीडम टू परस्यू द काइंड ऑफ करियर दैट यू वांट टू परस्यू, दूसरी जगह पे वैल्यू क्या आ गया, लव फॉर योर पेरेंट्स. तो ये क्या है, कंपटीशन जो है हमेशा वैल्यूज के अंदर आई जा रहा है विद रिगार्ड टू आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू परस्यू एंड योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, यही आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये वेस्टर्न सोसाइटी हो, यूएस की या कोई भी यूरोपियन सोसाइटी, जहाँ पे मे बी फैमिली वैल्यूज उतने इनग्रेन नहीं है, राइट, जहाँ पे जो है लिबर्टी को मे बी
ओवर एंड अबव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक बच्चा विल बी लाइक कि नहीं ठीक है, यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉर्मल, दिस इज व्हाट हैपेंस इन माई सोसाइटी, आई हैव टू मूव टू अदर सिटी फॉर द सेक ऑफ माई प्रमोशन, तो आई विल टेक इट अप. वाई? बिकॉज मेरा एक मेन गोल था दैट आई वॉन्ट टू डू रियली गुड इन दिस फील्ड एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल चूज. वहीं मे बी ऑन द अदर हैंड, मे बी इन इंडिया, यू नो चिल्ड्रन आर ओवरकम विद दियर गिल्ट के भाई लोग क्या कहेंगे, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ किया है, आई रियली लव माई पेरेंट्स, आई डोंट वांट टू लीव देम अलोन, तो आई विल लेट गो ऑफ दिस वन प्रमोशन एंड वेट फॉर समथिंग जिसके लिए मेरे को ट्रांसफर ना करनी पड़े, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे विद माई पेरेंट्स. और दे माइट जस्ट डिसाइड दैट फाइन आई विल गो टू दिस न्यू सिटी बट आई विल ऑल्सो टेक माई पेरेंट्स अलॉन्ग सो आई कैन ट्राई टू मैनेज बोथ थिंग्स. ठीक है, तो ये क्या है, हर फेज ऑफ योर लाइफ के अंदर वेरियस वैल्यूज के अंदर कंपटीशन आता है एंड इंडिविजुअल्स को कंटिन्यूसली चॉइस बनानी पड़ती है गिवन कि किस तरह के उनके कमिटमेंट्स है, किस तरह से वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं एंड किस तरह के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, देयरफॉर बर्लिन बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर वैल्यू प्लूरलिज्म की अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप स्पेस फॉर डिबेट, डिस्कशन, बीइंग एबल टू चूज फ्रॉम अमंग कंपीटिंग वैल्यूज रखना चाहते हैं, तो इनके लिए लिबर्टी एंड टॉलरेंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज लिबर्टी विल गिव यू द चॉइस टू चूज फ्रॉम एंड टॉलरेंस से क्या होता है, टॉलरेंस से यू गेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर other people's decisions and opinions, right? So the fact, for example, I might belong to, you know, a more left wing orientation in my political values, someone else might hold, you know, centrist views, someone else might hold right views, right, right wing views, but the fact कि इन सब के अंदर भी जो है tolerance की values होनी चाहिए, right, that maybe the government should be able to listen to criticism from activists and maybe work on it. Yeah, even if it doesn't agree to the criticism, it should give a valid answer or reply back, maybe through press conferences or through other means, through their laws, through their policies and so on so forth. तो ये क्या है, ये tolerance है. वहीं on the other hand, right, the other activist wing should also be open to what the government is saying, but the fact this is all dependent on that there is open interaction between the two. अगर interaction और discussion ही नहीं होगी तो point ही नहीं है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहा, राइट. तो इसीलिए लिबर्टी एंड टॉलरेंस जो है, बर्लिन बोलते हैं, ये प्लूरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म फॉस्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यही ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू विल से नहीं ऑल डिसेंट इज़ रॉन्ग, ओनली वॉट आई एम सेइंग इज राइट, एंड अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो, आई विल पुट यू बिहाइंड बार्स, राइट, आई विल पुट यू इन द जेल, राइट. तो वो क्या है, दैट इज एक्चुअली नॉट tolerating other values, that is actually not tolerance of other different multiplicity of values, but trying to impose your values as being the only correct set of values worth being pursued. ठीक है, तो this is something जो कि बोलते हैं बर्लिन is worth exploring. अब इसी टॉलरेंस एंड वैल्यू से निकल के एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि कार्ल पॉपर ने आगे रखा था, विच वॉज द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस. पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस अब क्या कहता है, ये कहता है अकॉर्डिंग टू पॉपर कि कोई भी सोसाइटी अगर टॉलरेंट है विदाउट लिमिट, तो इवेंचुअली क्या होगा, जो इनटॉलरेंट आइडियाज हैं जिनको आप कर्ब नहीं कर रहे हो, दे विल बिकम डोमिनेंट एंड एंड अप डिस्ट्रॉइंग टॉलरेंस कंप्लीटली. तो पॉपर बोलते हैं ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है जो कि एग्जिस्ट करता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन टॉलरेंट सोसाइटी विल हैव टू ड्रॉ सम लाइन, विल हैव टू बी इनटॉलरेंट ऑफ इनटॉलरेंस. इसका मतलब क्या है, क्या आप इमेजिन कीजिए, एक ओपन कोर्ट हो रहा है जहाँ पे लोगों को बुलाया गया है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस और एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स विल बी एक्सेप्टेड, बट कार्ल पॉपर विल से कि एक टॉलरेंट सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि मैं इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दूं कि कोई इंसान वहाँ पे आके चिल्ला रहा हो कि भाई मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं है, राइट, मैं तो एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूँगा, आई विल बॉम्ब योर इंस्टीट्यूशन, आई विल बॉम्ब द पार्लियामेंट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. ठीक है, तो बोलते टॉलरेंट सोसाइटी विल नॉट बी टॉलरेंट ऑफ सच jihadist views, of such fundamentalist views, of such intolerant views. Why? Because eventually intolerance will then take over society. ठीक है, अब यही paradox of tolerance को लेके ना बहुत डिबेट भी चल रही है. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि
वॉज इट ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें या यूएस के कॉन्टेक्स्ट की बात करें जहाँ पे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आर इन पावर, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क जो कि उठता है इज द फैक्ट कि क्या हमने इनटॉलरेंट व्यूज़ बहुत ज़्यादा उनको हमने कर्ब करने की कोशिश नहीं की। तो जब 90s में ही मंदिर का आइडिया शुरू हो गया था which would have led to increased communalization, increased fundamentalization, क्या उसी टाइम पे it should have been completely pressed out, completely they should have been put behind bars then and then, ताकि ये कभी आज तक आके मैनिफेस्ट ही ना होता। सिमिलरली यूएस के अंदर भी यही क्वेश्चंस उठते हैं, गिवन कि हम अब जो है यूएसए में बात हो रही है स्पेशली विद रिगार्ड टू ट्रम्प सपोर्टर्स, कि लॉट ऑफ ट्रम्प सपोर्टर्स आर ऑल्सो रियली राइट विंग, ठीक है। सो पीपल हु कम फ्रॉम मिड वेस्टर्न स्टेट्स जिनको रेड नेक्स बोलते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर के अगेंस्ट भी जो है बहुत सारे वाइट सुपरमिस्ट आके खड़े हो गए हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि बोल रहे हैं दैट नहीं, वाइट लाइव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो वो बोलते कि क्या हमें उनकी ये चीज़ों को पहले ही एकदम बस्ट आउट कर देना चाहिए था, स्टब आउट कर देना चाहिए था, ऑफ निपिंग समथिंग इन द बड देयर एंड देन। वही अपोजिंग व्यूज आता है यूएस में से ही कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब डेमोक्रेट्स वर इन पावर, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट बॉदर लिसनिंग टू जिनको हमें रेड नेक्स बोलते हैं, डिड नॉट इंगेज विद देम इन डिबेट्स, डिड नॉट थिंक देम टू बी even rational enough or having enough दिमाग कि हम उनसे बात कर पाए। They were dismissive of them, because of which intolerance increased more and more and more, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह से कार्ल पॉपर का डिसएग्रीमेंट हो गया कि नहीं, अगर आप उनसे बातचीत करोगे, अगर आप उनके साथ इंगेज करोगे तो मे बी आप उनके व्यू पॉइंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा बन के रह गया है कि क्या ये इंटॉलरेंट वैल्यूज़ को हमें करना चाहिए एक तरह से टॉलरेट या नहीं करना चाहिए टॉलरेट। यहीं पे जो है रॉल्स भी अपने एक आइडिया आगे देते हैं जहाँ पे वो एक तरह से इस प्रॉब्लम को मैनेज करने की बात करते हैं। वो बोलते हैं मोर और लेस तो हमको टॉलरेंट होना चाहिए, ऑल काइंड्स ऑफ व्यूज़ जो है उनको इनकरेज करना चाहिए, बट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर नॉट इनफ टू एंश्योर कि टॉलरेंस एंड लिबर्टी ऑफ व्यूज़ एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है, तो टॉलरेंट सोसाइटी क्या इट कैन curb, it can suppress intolerant views and other such viewpoints under a constitution. Why? Because survival of a tolerant society is more important, ठीक है। यहीं पे आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्टेक्स्ट जो आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, ऑफन आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि चैप्टर 3 जो है ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ नॉट अ चैप्टर ऑफ राइट बट इट्स एक्चुअली अ चैप्टर ऑफ लिमिटेशंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी दिया है, उसके साथ जो है मल्टीपल कंडीशंस भी दी गई हैं। बट यहाँ पे सिमिलरली कार्ल पॉपर की आर्ग्यूमेंट जो है यूज़ हो सकती है कि वो कंडीशंस क्यों लिस्ट आउट की गई है, फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना बोली जाए जो कि एक तरह से इन चीज़ों को, सोसाइटी के खुद की प्रेजर्वेशन को हार्म कर पाए। वहीं ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव टू इमेजिन कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही वेरियस फंडामेंटल एक्सक्यूज मी राइट्स के साथ लिमिटेशंस दी गई है, वो लिमिटेशंस किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, किस हद तक अप्लाई की जानी चाहिए। क्या हम रैंडमली, जैसे कि हुआ था आईटी एक्ट के सेक्शन 66A के साथ, कि अगर किसी ने भी कोई भी क्रिटिकल कमेंट बोल दिया तो आप उसको बार्स के पीछे डाल दोगे, या फिर मे बी करंटली जो कि यूएपीए के तहत हो रहा है, इज दैट जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ टॉलरेंस ऑफ इंटॉलरेंस और इंटॉलरेंस ऑफ इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिबेटेड ऑन, और ये क्वेश्चन जो है बहुत रेलिवेंट है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ एज वेल।